जी। हमारे पास अगर हम देखें, मैं आपको जल्दी से अगर सिलेबस दिखा दूं तो ये हम पहुंच गए अब चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। वर्कशीट आपने मुझे आज जो सॉल्व है वो भेज देनी है। यहाँ से चेक करके कल आपसे क्लास में डिस्कस कर लूँ। इनफैक्ट आपको चेक भेज दूंगा वापस। और आपको कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, तो फिर आप उससे कल की क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। प्राइस सिस्टम एंड द माइक्रो इकोनॉमी आ गया। डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स आ गए। इससे तो आप काफी अच्छी तरह वाकिफ होंगी। ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है ये। तो जैसे पहले अफेक्टिव डिमांड की बात कर रहे हैं, तो ये मुझे बता सकती हूँ ये अफेक्टिव डिमांड क्या होती है? कुछ पता है? व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड? सर डिमांड सप्लाई इक्वल हो। क्या? सर वैसे आइडिया तो नहीं है, लेकिन जिसके अंदर डिमांड और सप्लाई एक बैलेंस में इक्वल हो। नहीं, देखो इसमें खाली डिमांड की बात हो रही है ना। टॉपिक डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स है, लेकिन जो अब हमने पहला टॉपिक उसमें से देख रहे हैं वो अफेक्टिव डिमांड है, सप्लाई नहीं है। इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक विलिंगनेस। एंड एबिलिटी टू बाय। जी, विलिंगनेस और दूसरी अबिलिटी। किस चीज की? टू बाय। यानी कि अगर ये दो चीजें हैं तो वो इफेक्टिव डिमांड बनेगी, अदरवाइज नहीं। और अगर वो इफेक्टिव डिमांड नहीं है तो उसका कोई रोल नहीं है प्राइस सिस्टम में। ये आपने ध्यान में रखना कि अगर विलिंगनेस और एबिलिटी नहीं है तो वो तो डिमांड कर ही नहीं रहे ना। वो कहते रहे हमने खरीदनी है, वो खरीद ही नहीं सकते। या उनके पास विलिंगनेस है, वो एबिलिटी है लेकिन विलिंगनेस नहीं है, तो तब भी वो डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालने वाले। यानी कि प्राइस के बढ़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कम होने से भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो विलिंग 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 ही नहीं है। तो प्राइस सिस्टम में हम बात करते हैं इफेक्टिव डिमांड की, डिमांड की नहीं। क्योंकि डिमांड में हो सकता है विलिंगनेस आपकी हो लेकिन एबिलिटी ना हो, तो उसका फायदा कोई नहीं है। क्योंकि वो जब परचेजिंग पावर ही नहीं है तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि एक चीज है, एक गाड़ी है, वो 50 लाख रुपए की आती है और एक बंदे की तनख्वाह जो है ना वो ही 50 हजार है। तो उसने वो कहाँ गाड़ी खरीदनी है? कीमत कम हो ज्यादा हो, डज नॉट मैटर, वो तो ले ही नहीं सकता। इट इज फार बियॉन्ड द रेंज ऑफ द ऑफ दैट पर्सन टू बाय। तो इसी तरह अगर विलिंगनेस नहीं है, एबिलिटी है, तो तब भी कोई फायदा नहीं है। आपकी एबिलिटी है, गाड़ी 50 लाख की है, आपकी इनकम 1 करोड़ है, लेकिन आपकी विलिंगनेस ही नहीं है वो गाड़ी लेने की, तो प्राइस बड़े कम होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर जो हमने रिलेशन हम बनाते हैं, कौन सा रिलेशन के प्राइस जब बढ़ती है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाती है, या जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये जो बात हो रही है ये अफेक्टिव डिमांड की बात हो रही है। ये खाली डिमांड की बात तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि उसमें तो प्राइस का कोई लेना देना है ही नहीं। डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी डिमांड। यानी कि अगर विलिंगनेस नहीं है या एबिलिटी नहीं है तो प्राइस के चेंज होने से उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। दोनों में से अगर एक भी मिसिंग है, विलिंगनेस मिसिंग है या एबिलिटी, तो इसीलिए हम प्राइस सिस्टम में कोई टॉपिक वही हमारा, हम अफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं। समझ आ गई बात की? शादीन, सर आपने लास्ट में क्या कहा है? मेरी आपको समझ कुछ नहीं आई? सर आ गई है हाँ, विलिंगनेस और एबिलिटी वाली। अच्छा, आ गई है तो ठीक है। अच्छा, इसको क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल लेते हैं इफेक्टिव डिमांड पे। तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास ना इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, लेकिन उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वो है प्राइस मैकेनिज्म का। प्राइस मैकेनिज्म, वो क्या कॉन्सेप्ट है भला? हमने पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल। आपको पता है क्या होता है ये? जी सर। बताओ, क्या कॉन्सेप्ट है ये? कुछ बता सकती हो क्या होता है प्राइस मैकेनिज्म? सर जैसे फ्री मार्केट के अंदर प्राइस मैकेनिज्म को देखते हैं व्हेन प्रोड्यूसिंग, तो वो अ, एक मतलब फैक्टर है जिस जो प्रोडक्शन की जब करनी होती है तो तब देखते हैं। प्राइस मैकेनिज्म में में होता क्या है?
इसमें जो प्राइस है ना, वो प्राइस एक्ट एज अ सिग्नल। प्राइस डिटरमिन के कितनी सप्लाई करनी है या प्राइस एक्ट एज अ सिग्नल। अच्छा, ये सिग्नल आता कहाँ से? ये प्राइस सिग्नल के तौर पे काम करती है। सिग्नल कहाँ से आता है? सिग्नल कम्स फ्रॉम कंज्यूमर, कम्स फ्रॉम कंज्यूमर्स। ठीक है। और प्रोड्यूसर्स फिर क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स फॉलो द सिग्नल, प्रोड्यूसर्स फॉलो द सिग्नल। अच्छा, अब ये जो मैंने लिखा है, इसको प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं, प्राइस सिस्टम भी इसी को बोल सकते हैं हम क्या। और ये फ्री मार्केट इकोनॉमी में ही होता है, प्राइस मैकेनिज्म। अच्छा, अब ये कैसे है? जैसे कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो कंज्यूमर्स हैं, मैं यहाँ से, क्योंकि हमने कहा कंज्यूमर से सिग्नल आता है, तो कंज्यूमर जो है ना, वो क्या सिग्नल दे रहे हैं? वो एक चीज की डिमांड कम कर देते हैं। ऑफ कोर्स मैं इफेक्टिव डिमांड की बात कर रहा हूँ। कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर देते हैं। जब वो डिमांड को कम करते हैं तो क्या होता है? ऑफ कोर्स जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाती है क्वांटिटी सप्लाइड से, क्योंकि लोग लेने वाले कम हो गए ना, कंज्यूमर ने कम लेना शुरू कर दिया। अच्छा, जब इस तरह होगा तो इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा सरप्लस। जब सरप्लस होगा तो उससे क्या होगा? ऑफ कोर्स चीजें बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं, तो प्राइस अब सिग्नल कर रही है, प्राइस नीचे को जा रही। और जब प्राइस नीचे को जाएगी तो इसका क्या मतलब है? कि प्रोड्यूसर्स के लिए उस चीज को प्रोड्यूस करने में और सप्लाई करने में प्रॉफिट कम है, क्योंकि प्राइस जी सर। कम होने से प्रॉफिट कम होता है। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? आपका प्राइस माइनस कॉस्ट, या रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कह लो। तो ऑफ कोर्स जब प्राइस कम हो रही है तो जो गैप है बिटवीन प्राइस एंड कॉस्ट वो कम हो रहा है, तो प्रॉफिट भी कम हो रहा है। ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा, जब प्रॉफिट कम होगा तो वो क्या करेंगे? वो क्वांटिटी सप्लाइड को कम करेंगे। और उसके लिए वो क्या करेंगे? वो रिड्यूस्ड रिसोर्स एलोकेशन, रिड्यूस्ड रिसोर्स एलोकेशन, उस चीज पर रिसोर्सेज को लगाना छोड़ देंगे। तो यहाँ पर कंज्यूमर ने सिग्नल दिया, जो मैंने आपको राइट साइड पे लिख के बताया है। ठीक है, कंज्यूमर ने आपको सिग्नल दिया है, और कि डिमांड कम करके, डिमांड जब कम हुई है तो वो जो कंज्यूमर का सिग्नल है वो प्राइस ने इंटरप्रेट किया है, और प्राइस ने क्या किया? प्राइस कम हो गई। ठीक है, कंज्यूमर जो सिग्नल देता है वो प्राइस इंडिकेट करती है, और प्राइस ने इंडिकेट किया तो प्रोड्यूसर समझ गए कि हमें ये चीज अब नहीं बनानी है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि कंज्यूमर जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा देते हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाने से क्या होगा? इससे हो जाएगा ये कि क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएगी। सर शॉर्टेज हो जाएगी। जी 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 जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इससे हो जाएगी, इसको कहते हैं शॉर्टेज। और जब शॉर्टेज होगी, लेने वाले बहुत हैं और खरीदने वाले कम हैं, तो उससे क्या होगा? उससे जो कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और जब कीमतें बढ़ेंगी, अब प्राइस इंडिकेट कर रही है, जब ये जो सिग्नल दिया कंज्यूमर ने वो प्राइस इंडिकेट कर रही है कि प्राइस जब बढ़ेगी तो जो प्रॉफिट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, या प्रोड्यूसर्स को लगेगा इस चीज को बनाने में प्रॉफिट ज्यादा है, क्योंकि जो प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था। क्वेश्चन है, आपने भी बोला है कि सर करेक्ट तो ये होगा ना कि लेने वाले जो है वो ज्यादा है, प्रोवाइड करने वाले कम है। लेने वाले ज्यादा हैं, बिल्कुल हाँ यही है। और जो प्रोवाइड करने वाले हैं प्रोड्यूसर सेलर वो कम, वो जो है ना कम हो गए हैं, तो प्राइस बढ़ गई है क्योंकि शॉर्टेज आ गई है। तो अब ये जो प्रॉफिट क्यों ज्यादा होता नजर आएगा? क्योंकि जो प्राइस और कॉस्ट में गैप है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंक्रीजिंग गैप। समझ आ रही है बात की? जी सर। जी। जब गैप, तो जब गैप बढ़ेगा
तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, वो क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा देंगे। ये क्या हो रहा है, एक जस्ट देख क्यों नहीं रहा, एक क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा देंगे। और वो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए वो इंक्रीज, रिसोर्स एलोकेशन कर देंगे उस तरफ। ज्यादा करेंगे रिसोर्स एलोकेशन ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, ये जो मैंने आपको सारा सिस्टम बताया है, इसको प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। और इसको एक और नाम भी दिया जाता है, मार्केट मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं इसको। तो अगर एमसीक्यू में ऐसी कोई टर्म आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ही बात है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं मार्केट मैकेनिज्म या प्राइस मैकेनिज्म, ये सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। मतलब क्या है, इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती, इंटरफेयर नहीं करती, ये खुद ही डिसाइड करता है। मतलब जब डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस गिरना शुरू हो जाती है, और कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो है ना उस चीज को बनाना बंद कर देते हैं। जब जैसे ही लोग किसी चीज की डिमांड करना शुरू करते हैं, प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है, और प्रोड्यूसर ऑटोमेटिकली उस चीज की प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज को लगाना शुरू कर देते हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि ये सेल्फ रेगुलेटिंग है, इसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती, और इसीलिए ये मार्केट इकोनॉमी में आसानी से इफेक्टिवली चलती है। ये रिसोर्सेज को ज्यादा एफिशिएंटली एलोकेट करती है। क्यों? क्योंकि जिन चीजों के लिए आप लोग डिमांड कर रहे हैं वही चीजें बनाई जाती हैं। जिन चीजों की डिमांड नहीं हो रही उन चीजों को बनाना बंद कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। तो कोई ऑटोमेटिक गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी नहीं है क्या ना? क्या चीज? साथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी नहीं है इसके अंदर, तो इट इज जी नो इजी। जी, ऐसे ही है। अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगी तो आपने याद रखना है, प्राइस मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। मतलब प्राइस मैकेनिज्म को ऑपरेट नहीं करने देंगे अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो। प्राइस मैकेनिज्म तो फ्रीली ऑपरेट करता है, इसलिए मैंने लिखा सेल्फ रेगुलेटिंग। तो गवर्नमेंट आएगी तो प्राइस मैकेनिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं चलेगा फिर। तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से सेट करेगी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप पेट्रोल को ले लो, तो पेट्रोल की जो प्राइस है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, मतलब गवर्नमेंट फिक्स करती है। उसमें प्राइस मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है कि डिमांड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। उसमें गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस करके प्राइस खुद सेट की हुई है, तो उधर प्राइस मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा। जहां जहां गवर्नमेंट नहीं है, जहां गवर्नमेंट प्राइस रेगुलेट नहीं करती, वहां प्राइस मैकेनिज्म जरूर ऑपरेट करेगा। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। अच्छा, तो इसी तरह ये अब अगर आप देख लें तो ये बुक है, यही वाली जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो इसमें ये डिमांड सप्लाई कर्व चैप्टर 7 शुरू हो रहे हैं, यहाँ से 6 तो हमने कर लिए हैं। ये प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। ये वही बातें बताई होंगी, आप भी पढ़ लेना, पढ़ना हुआ तो प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है। और हम डिमांड पे भी हमने बात कर ली है थोड़ी, तो इस चीज पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो हम आगे चल रहे हैं अब, कहाँ पर कि अच्छा, इफेक्टिव डिमांड की चूंकि बात हुई हुई है तो हम इस पर, ये चूंकि बहुत डिटेल में है तो इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने भी थोड़ा बहुत देखना हो तो जरूर देख लेना। अच्छा, अब आपको ये पता है कि डिमांड जो है वो क्या होती है, और उसका प्राइस से क्या रिलेशन है, ये तो मुझे मेरा ख्याल है बताने की जरूरत नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये कि हम प्राइस और डिमांड के रिलेशन का आपको पता है अच्छे से, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। मैं अगर कहता हूं कि प्राइस जो है वो बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, या प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, तो आपको उसकी समझ आती है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। नहीं सर। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड क्यों कम होती है वैसे, बताओ? सर क्योंकि कंज्यूमर फिर उसकी उस चीज उन चीजों को बाय करना छोड़ देते हैं, डिमांड करना छोड़ देते हैं, क्योंकि दे बिकम अनअफोर्डेबल। हाँ जी, आना पड़े, उनकी परचेसिंग पावर नहीं होती। ये जो होता है ना, जब ये डिमांड चेंज होती है प्राइस से, तो इसका मतलब है यहाँ पर प्राइस फैक्टर ऑपरेट कर रहा है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आ रहा है। और इसकी वजह से जब प्राइस डिमांड को चेंज करे, जैसे कि यहाँ हो रही है, तो हम इसको डायग्राम में नाम देते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। ये आपने ओ लेवल में भी पढ़ा होगा, याद है ना आपको?
और इसको हम डायग्राम में कुछ ऐसे शो करते हैं कि हमारे पास अगर ये डिमांड कर्व है, हमने यहाँ प्राइस ली हुई है और यहाँ क्वांटिटी ली हुई है, ये डिमांड कर्व हमारा चल रहा है, तो लेट्स से कि ये हमारी एक प्राइस है, पॉइंट ए है, और आपने जब प्राइस को कम किया तो हमें नजर आ रहा है कि डिमांड जो है ना वो बढ़ गई है। तो आप ये जो मूव हो रहा है ए से बी की तरफ, ये मूवमेंट अलोंग द कर्व है। तो अभी मूवमेंट कहाँ हो रही है? राइट साइड पे। तो इस मूवमेंट को, जब मूवमेंट राइटवर्ड होती है ना, ये राइटवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व, राइटवर्ड, तो ऐसी मूवमेंट को हम बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड, जो प्राइस की वजह से होती है। राइट भी ऐसे राइटवर्ड मूवमेंट भी कहते हैं, मूवमेंट डाउन द कर्व भी बोल सकते हैं, मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द राइट या मूवमेंट डाउन द कर्व। समझ आती है ना ये? जी अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसके मैथ का रिवर्स कर लूं, इसी डायग्राम में दिखाता हूं, मेरा ख्याल प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कहूं कि आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं, इसी ये बी से ए की तरफ। इसका क्या मतलब है कि पहले अगर प्राइस आपकी 5 थी और आप लेट से 50 क्वांटिटी बाय कर रहे थे, तो अब आप प्राइस जब बड़ी 10 पे चली गई, प्राइस बढ़ गई 10 पे चली गई, तो आपने क्वांटिटी आप ले आए 25 पे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, अब राइटवर्ड मूवमेंट हमें नजर आ रही है। तो ये जब प्राइस की वजह से ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। मैंने सर, इसके आपने ऊपर, लेफ्ट साइड का क्या बता रहे थे? मुझे आवाज नहीं आ रही थी सर सही से। अच्छा एक मिनट है, मैंने इसको दोबारा से, आवाज आपको नहीं आ रही? अभी आ रही है आवाज सही? जी सर, अब आ गया। आपकी आवाज तो मुझे सही आ रही है, बताओ। सर, वो बस बीच में थोड़ी सी कट गई थी। अच्छा, वैसे मैं मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे घर में सर, अब प्रॉब्लम है। अच्छा, अब सही आ रही है तो ठीक। अभी सही आ रही ना? बता दो। यस यस। आ रही है। तो ये आपको समझ, एक्सटेंशन की तो समझ आ गई ना? मैं सर, आपको आ चलो, रही है। अच्छा ये नीचे एक और डायग्राम बनाता हूँ ना डिमांड कर्व की। ये डिमांड कर्व बनाया, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। तो ये प्राइस है फर्ज किया, उस पर इतनी क्वांटिटी है, तो प्राइस जब बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई तो उससे क्वांटिटी कम हो गई। आप पहले इस पॉइंट पे थे, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब ये जो मूवमेंट है ये है लेफ्टवर्ड। अच्छा, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द लेफ्ट साइड, बोलते यही है, लेफ्टवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व। तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि डिमांड अब कम हो रही है, और लेकिन किस वजह से हो रही है? प्राइस की वजह से कम। इसको मूवमेंट अप द कर्व भी बोल सकते हैं, ऊपर वाली मूवमेंट डाउन द कर्व, या मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द राइट साइड, नीचे वाली मूवमेंट अप द कर्व या मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द लेफ्ट साइड। इसमें डिमांड कम हो रही है, ऊपर वाले में ज्यादा हो रही है। ये आपको समझ है ना इसकी? जी सर। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं, ये तो है प्राइस फैक्टर। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ, हम जब लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करते हैं ना, तो हम एक अजम्पशन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं लॉ ऑफ डिमांड, एमसीक्यूज में ये पूछ लेते हैं, तो मैं कुछ इस तरह से स्टेट करूंगा, सेट्रस पेरिबस, ठीक है, कि इफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, it reduces demand, it reduces demand and vice versa, vice versa। समझ आती है इस बात की? मेरी बात आ रही है आपको यस सर। शादी? अच्छा, तो ये जो सेट्रस पेरिबस, इकोनॉमिक्स में ना हम कुछ चीजों को एज्यूम कर लेते हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में तो चेंज होती हैं, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि वो, जब लॉ स्टेट करते हुए उनको कांस्टेंट कर लेते हैं। और कांस्टेंट करने के लिए ये एक वर्ड, लैटिन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, या अदर थिंग्स बीइंग इक्वल।
अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, या अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, या अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अच्छा, ये सेटलेस वेरिएबल्स का ये मतलब होता है। तो अदर थिंग्स ये कौन सी है? अदर थिंग्स या अदर फैक्टर्स भी बोल सकता हूँ। अदर फैक्टर्स ये क्या है? ये कौन सी चीजें हैं जो जिनको कह रहे हैं कि ये सेम रहेंगी, तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और उसका ऑपोजिट भी होगा, यानी कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। ये अदर थिंग्स क्या है, बता सकती हो? सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं, इनको बोलते हैं, ये जो अदर थिंग्स है ना, इनको बोलते हैं नॉन प्राइस फैक्टर्स। नॉन प्राइस फैक्टर्स यानी कि क्या डिमांड को सर सिर्फ प्राइस। हाँ, 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 बोलो क्या कह रही हो? गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रेगुलेशन भी हो सकती हैं। अच्छा अभी सुनो, जी। देखो बात अभी चलते हैं, अभी नॉन प्राइस फैक्टर पे जाते हैं। अभी पहले मेरी बात तो सुन लो। पहले ना ये कि प्राइस डिमांड को, अब इफेक्टिव डिमांड की अगर बात करें तो क्या सिर्फ प्राइस ही चेंज कर सकती है? भाई और भी तो फैक्टर्स हैं, जैसे इनकम है, पॉपुलेशन है, टेस्ट है, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेस, वेदर। याद आया? जी सर। ये सारे नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं, और ये डिमांड पे इम्पैक्ट डालते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जब आप लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करते हैं इकोनॉमिक्स में, जब भी कोई लॉ स्टेट करते हैं ना, तो आप कुछ चीजों को एज्यूम कर लेते हैं, उनको बोलते हैं एजम्पशंस, और उनको आप कहते हैं कि ये चेंज नहीं होंगी, चाहे वो वैसे चेंज होती हो आम लाइफ में। तो यहां पर भी सेटलेस वेरिएबल्स का मतलब यही होता है कि नॉन प्राइस फैक्टर अगर चेंज ना हो, इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, वेदर, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेस, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होने से डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये क्यों रखा हुआ है सेटलेस वेरिएबल्स? वो इसलिए कि मुझे आप बताओ कि लेट से कि एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है 5 रुपए, ठीक है, और आपकी जो इकोनॉमिक्स में ना इनकम को वाई से शो करते हैं, आपने याद रखना है। तो आपके पास 100 रुपीज है, तो आप कितनी चीजें डिमांड कर सकते हो? ऑफ कोर्स 20। तो अब क्या हुआ कि कीमत जो है ना वो बढ़ गई, 10 हो गई। अब असूलन क्या होना चाहिए? आपकी डिमांड कम होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपकी जो इनकम थी वो चली गई 300 पे। तो अब आप 10 रुपए की कितनी चीजें खरीद सकते हो? 300 रुपए से 30। तो ये तो काम खराब नहीं हो गया कि प्राइस के बढ़ने से जी सर। डिमांड कम होने के बजाय उल्टा ज्यादा हो गई, है ना? तो वो क्यों हुआ? जी क्योंकि सर। ये एक नॉन प्राइस फैक्टर है। तो अगर नॉन प्राइस फैक्टर भी साथ साथ चेंज होंगे, तो फिर प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन हम बना रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक, वो इट वोंट प्रूव टू बी ट्रू, वो नेगेटिव रिलेशन शो नहीं करेगा। इसी वजह से डेफिनेशन देते हुए, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करते हुए, हम सेटरेस पैरिबस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज जो रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, जो नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और डिमांड में। समझ आ रही बात की? यस। आगे, अच्छा अब आगे चलते हैं। तो अब हम चूंकि नॉन प्राइस फैक्टर की हमने बात की है यहाँ पर, तो अब जरा देख लें कि अगर लॉ ऑफ डिमांड के अलावा बात करें, तो नॉन प्राइस फैक्टर्स जो हैं वो करते क्या है डिमांड के साथ? नॉन प्राइस फैक्टर्स जो होते हैं वो मूवमेंट अलोंग द कर्व नहीं करते। वो क्या करते हैं, यानी कि उनसे क्या चेंज आता है? वो फैक्ट हैं कौन कौन से, हम देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं जी इनकम है, हम कहते हैं जी पॉपुलेशन है, हम कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट है, और इसी तरह टैक्सेस। कौन से? डायरेक्ट टैक्सेस। एक, ठीक है, इनकम टैक्स में लिख देते हैं, इनकम टैक्स। इसी तरह से आप कह लो प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। इसी तरह से वेदर। बहरहाल ये आपको, तो ये आप बुक से पढ़ भी सकती हो। अब मैं जल्दी जल्दी से अगर फिर बात करूं इन चार पांच पे, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, आपको समझ आती है, इनकम बढ़ने कम होने से कम हो जाती है, पॉपुलेशन भी इसी तरह ज्यादा होगी तो
डिमांड बढ़ेगी वरना कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट से डिमांड पे क्या असर पड़ेगा बता सकती हो? सर क्या पूछा आपने? मैंने पूछा इंटरेस्ट रेट से क्या फर्क पड़ेगा डिमांड पे। इंटरेस्ट रेट एक नॉन प्राइस फैक्टर है। इंटरेस्ट रेट। क्या फर्क पड़ेगा बताओ? सर वो तो प्रोड्यूसर को फर्क पड़ेगा। मुझे आप बताओ ना। नहीं, मैं तो हम तो डिमांड की बात कर रहे हैं, और डिमांड ऑलवेज कम्स फ्रॉम कंज्यूमर्स। बताओ। सर पता नहीं। देखो, इंटरेस्ट रेट ना दो तरह का होता है। एक होता है बोरिंग रेट, ये मैंने ओ लेवल में भी बताया हुआ है, भूल गया है वारन। और दूसरा होता है डिपॉजिट रेट, दोनों को इंटरेस्ट रेट ही बोलते हैं। ये जो बोरिंग रेट होता है ना, ये होता है जब आप लोन लेते हो तो आपको देना पड़ता है। और डिपॉजिट रेट होता है जब आप बैंक में पैसे जमा करवाते हो तो आपको मिलता है। समझ आई? कुछ याद आया थोड़ा बहुत? सर इसके साथ वो जो सेविंग्स वगैरह भी हम पढ़ते थे कि जी अगर जी वही। इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो। जी वही तो अब अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, याद रखो इंटरेस्ट रेट का मतलब है बोरिंग रेट और डिपॉजिट रेट दोनों दोनों ज्यादा होंगे। सर फिर डिमांड कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट ज्यादा, इंटरेस्ट रेट को ना आई से शो करते हैं, स्मॉल आई। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहा है तो आपने कहा डिमांड कम हो जाएगी, और अगर जी इंटरेस्ट सर। रेट कम हो जाएगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, है ना? जी सर। अच्छा, ये आप दोनों में बोरिंग रेट और डिपॉजिट रेट दोनों से ये प्रूव करके दिखाओ कैसे। लॉजिक दो। पहले बोरिंग रेट से ले लेते हैं, बताओ। बोरिंग रेट बढ़ गया तो डिमांड क्यों कम होगी? सर क्योंकि फिर लोग बोरो कर नहीं करेंगे, तो फिर वो ऑब्वियसली उनके पास परचेजिंग पावर उनकी कम हो जाएगी। नहीं, वो क्यों नहीं बोरो स्पेंडिंग के करेंगे? लिए पैसे बोरो सर क्यों क्योंकि नहीं करेंगे? इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ गया है ना, उनको इसका ज्यादा मतलब, पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, इसका मतलब उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा हो गई। ठीक है ना? जी सर वही। तो ठीक है, वो बोरो नहीं करेंगे, जब बोरो नहीं करेंगे तो पैसे नहीं होंगे, फिर वो चीजें भी नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल सही। और इसी तरह इसका उल्टा भी हो जाएगा। चलो, ये तो आपको समझ आ गई। डिपॉजिट रेट बताओ। दोनों का इम्पैक्ट एक ही है। सर सर डिपॉजिट रेट वो वाला था जो बैंक्स के अंदर। सर ये वाला मुझे थोड़ा सा नहीं देखो याद ना, आ जो रहा। जो बैंक आपको देता है, आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, और बैंक आपको, आपने सेविंग अकाउंट खुलवा लिया है, पैसे नहीं निकलवा रहे, बैंक आपको हर महीने इंटरेस्ट पे कर रहा है, आपकी इनकम है। जी। तो ये इसमें कैसे तो इम्पैक्ट यही है। आप अगर बैंक ज्यादा रेट आपको ऑफर कर रहा है, इंटरेस्ट रेट, तो आप कहेंगे छोड़ो यार, सेविंग ही रखते हैं, हम नहीं कंज्यूम करते क्योंकि हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है बैंक से। तो आप बैंक से पैसे नहीं निकालोगे क्योंकि अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो एग्जैक्टली बैंक जब सेम बैंक से इफेक्ट आएगा। हाँ, तो जब बैंक से पैसे नहीं निकालोगे तो आप खर्चा भी कम करोगे, खर्चा कम करोगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। समझ आई? जी सर। अच्छा, इसका मतलब बोरिंग रेट और डिपॉजिट रेट दोनों फर्क होते हैं, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट यही होगा जो मैंने एरो से रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। समझ आ गई? जी सर। इनकम टैक्स आपको पता ही है वैसे तो ये ना, हम इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये वाई डी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, वाई माइनस टी। ये वाई डी बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम को। डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो इनकम जो आपके पास सर जो अ, हम फॉरेन स्पेंड कर सकते हैं। जो कर सकते हैं टैक्सेस निकालने के बाद। बिल्कुल सही। तो जब टैक्स ज्यादा लगेगा तो फिर डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, तो परचेजिंग पावर ने तो कम होना ही है, और फिर आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। सही ना? जी सर। अच्छा, ये जो सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स हैं, अच्छा वेदर का तो आपको पता है, मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है। सर्दियां आ गई तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई, गर्मियां आ गई तो आइसक्रीम की डिमांड बढ़ गई, है ना? यस। हाँ, लेकिन आप तो सर्दियों में भी आइसक्रीम खाती होती, ये मुझे पता है। सर खैर, लेकिन वो बढ़ जाती है फिर भी अच्छा चलो, हाँ, लेकिन थोड़ी कंपैरेटिवली। डिमांड, हाँ, थोड़ी डिमांड कम तो हो जाती है। अच्छा खैर, तो वेदर को हम नहीं देखते, आसान है वो, हम उसको नहीं देखते। तो मुझे ये बताओ कि सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स ये क्या बला है? सर सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं ना जो एक प्रोडक्ट के जैसा ही होता है, वो उसको रिप्लेस कर सकता है। जी बिल्कुल सही। और यानी वो यानी कि आप कह लो कि दूसरा। सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स आप उन दो प्रोडक्ट्स को कह सकते हैं जो देखने में बेशक सिमिलर ना हो,
बट दे सेटिस्फाई सिमिलर नीड और वांट ऑफ द पीपल। ठीक है, जी जैसे सर, कि तो अगर हाँ, सब्स्टिट्यूट्स बढ़ जाएंगे मार्केट के अंदर तो फिर जो पहले वाला गुड है उसकी डिमांड कम भी हो सकती है, तो इवेंचुअली उसकी प्राइस भी ड्रॉप कर जाएगी क्योंकि लोग दूसरे सब्स्टिट्यूट के ऊपर स्विच कर जाएंगे। वेरी गुड। ये देखो, अब ब्रूम और वैक्यूम क्लीनर ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, क्या दोनों देखने में एक जैसे होते हैं? नो। नो। लेकिन दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, क्यों? वजह क्या है? क्योंकि वो दे सेटिस्फाई द सिमिलर नीड एंड वांट्स ऑफ द पीपल एंड दैट इज व्हाई दे आर इजीली रिप्लेसेबल, दे कैन रिप्लेस वन अनदर और ईच अदर। ठीक है ना? जी सर। तो एंड अगर सर आपने, कॉम्प्लीमेंट्स वो होते हैं। एक मिनट, अभी वेट करो वेट करो, अगर ब्रूम की प्राइस बढ़ गई है तो मुझे बताओ कि वैक्यूम क्लीनर की क्वांटिटी डिमांडेड को क्या होगा? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। आपको समझ आ गया इसका मतलब है इनमें ये। अच्छा, अब एक सवाल है मेरा। सवाल ये है कि सर हम तो पढ़ रहे हैं नॉन प्राइस फैक्टर यहाँ पर, अब तो ये आपने प्राइस वाली बात क्यों शुरू कर दी? सवाल नहीं? सर नहीं, क्योंकि सर सब्स्टिट्यूट तो इटसेल्फ एक प्राइस वाला फैक्टर नहीं है ना, वो तो कोई और गुड ही है, वेरी गुड, क्योंकि वो प्राइस कोई किसी और मॉनेटरी गुड चीज की तो चेंज नहीं हो है। रही है। आपके प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं हो रही, किसी और गुड की जो कि सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस चेंज हो रही है। तो किसी और गुड की अगर प्राइस चेंज हो तो वो आपके लिए नॉन प्राइस फैक्टर ही होता है। आप उस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए बस। ठीक हो गया? जी सर। अब जैसे मैंने यहाँ बताया तो यहाँ ब्रूम की प्राइस चेंज हो रही है। ठीक है, अब अगर यहाँ एक बात आपने गौर करनी है, मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ क्योंकि पेपर में किसी तरह से भी पूछ लेते हैं। मैं इसको एलेबोरेट ऐसे करूंगा कि अगर ब्रूम की प्राइस बढ़ गई है तो ब्रूम की क्वांटिटी जो है डिमांडेड जो है वो हो जाएगी कम। और जब लोग ये नहीं लेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली क्या करना शुरू कर देंगे? लोग जो वैक्यूम क्लीनर है कुछ। उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। ऐसी है ना? जी सर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर मैं ब्रूम का डिमांड कब बनाऊं, ब्रूम का डिमांड कब बनाऊं, तो जी वो कुछ ऐसे बनेगा कि हम दिखाएंगे कि प्राइस ये थी और प्राइस बढ़ गई और हमें ये मूवमेंट अलोंग द कर्व हमें नजर आएगी। है ना? यस सर। ये यहाँ से यहाँ मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द लेफ्ट साइड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, यहाँ पर। जी। सही। लेकिन जब आगे जाएंगे, अगर कोई आपको ये कहे, क्योंकि एमसीक्यू में आपको देखना पड़ेगा कि वो किसका डिमांड कब पूछ रहे हैं, तो अगर तो वो ब्रूम का डिमांड कब कहेंगे उसमें कोई शिफ्ट नहीं आएगा क्योंकि ब्रूम की प्राइस चेंज हो रही है, ब्रूम का ही डिमांड कब है। लेकिन अगर वो वैक्यूम क्लीनर की बात कर रहे हैं कि उसकी डिमांड में बताएं कैसे फर्क आएगा, तो आप उसको शिफ्ट करोगे। वजह क्योंकि वैक्यूम क्लीनर की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। पहले इतनी प्राइस थी, इतनी क्वांटिटी थी, अब प्राइस बढ़ के, सॉरी, डिमांड बढ़ के इतनी हो गई, लेकिन प्राइस सर वही उसकी की सिर्फ डिमांड में फर्क आएगा, राइट? है। उसकी सिर्फ डिमांड में फर्क आएगा। जी, उसकी डिमांड बढ़ गई, लेकिन याद रखना है कि इसमें शिफ्ट आ रहा है और इसमें मूवमेंट अलोंग द कर्व है ना। जी सर। ये तो इसलिए एमसीक्यूज में ये आपने देख लेना है कि वो किसके कर्व की बात कर रहे हैं। ये अक्सर वो ना आप जान के इस तरह से चकमा दे देते हैं। ठीक हो गया? आगे चलें। जी। जी सर। अच्छा, इसी तरह से, तो अगर आप बता रही थी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स का, बताओ कॉम्प्लीमेंट्स का क्या? सर वो एक गुड को यूज करने के लिए एक और गुड हमें रिक्वायर होता है ताकि हम उसका यूज कर सकें। फॉर देखो, एग्जांपल फॉर अ पेन वी नीड इंक। सही है, ज्वाइंटली डिमांडेड वो होते हैं दोनों को, तो यस, जॉइंट डिमांड। तो अगर पेन की ज्वाइंटली डिमांड होती है, पेन की प्राइस अगर कम हो रही है तो इंक की जो डिमांड है उसको क्या होगा? सर क्या कहा? आपके सामने पेन की लिखा तो हुआ डिमांड है, बढ़ रही है। आपके सामने लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा? पेन की डिमांड डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इंक की डिमांड को क्या सर होगा? तो वो भी डिक्रीज हो जाएगी। वो भी डिक्रीज हो जाएगी, गलत, वो बढ़ जाएगी। अब इसको मैं एलेबोरेट सर करता हूँ क्यों? थोड़ा। देखो, पेन की प्राइस कम हो गई, उससे क्या हुआ? जो पेन की डिमांड थी वो ज्यादा हो गई। जब लोग पेन लेंगे तो क्या उसको पानी से लिखेंगे? ऑफ कोर्स उनको फिर इंक भी लेनी पड़ जाएगी, क्योंकि दोनों जॉइंटली डिमांडेड सर है। खाली के लिए पेन को लेके क्या करेंगे जी? सर पेन की डिमांड कम हो जाएगी तो फिर इंक की
आप एरो देखो ना, पेन की प्राइस अगर कम हो रही है तो पेन की डिमांड बढ़ेगी नहीं? सर फिर बढ़ेगी, लेकिन मेरे से वो सर डी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि पेन की डिमांड अगर कम हो रही है तो फिर तो इंक की भी डिमांड कम ही होगी, राइट? हाँ तो यहाँ ये नहीं था ना, आपको यही तो बता रहा जी हूँ जी मैंने सर, तो फिर ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर भी आपने गौर करना है कि अगर अगर आपको पेन का, इस केस में अगर पेन का डिमांड कर्व कहेंगे तो आप मूवमेंट अलोंग द कर्व वाला कर्व बनाओगी, और अगर इंक की डिमांड कर्व का कहेंगे तो आपको शिफ्ट दिखाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना? जी अच्छा, चले ये तो समझ आ गई हमें। और शिफ्ट की बात भी हमारी हो गई क्लियर, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पहले हमने इसमें डिस्कस तो कर लिया है, लेकिन मैं फिर भी एक दफा आपको दिखा देता हूँ। ये देखो कि जो ये अगर डिमांड कर्व है तो डिमांड कर्व राइट पे चला गया, इसका मतलब है डिमांड, ये शिफ्ट टू द राइट है, तो या इसको हम आउटवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। तो देखो प्राइस तो वही है, डिमांड बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि यार प्राइस तो चेंज नहीं हो रही, चेंज तो हो रही है डिमांड। इसका मतलब है कोई प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर है जो डिमांड को बढ़ा रहा है, और वो क्या फैक्टर होगा? नॉन प्राइस फैक्टर, कोई भी जिनको हमने डिस्कस किया। इसी तरह से अगर डिमांड ये है और आपकी प्राइस और ये डिमांड नजर आ रही है हमें, और डिमांड जब लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है जिसको हम इनवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, तो आपको नजर आएगा कि जी ये बी है और ये ए है कि डिमांड कम हो गई है लेकिन प्राइस तो उतनी की उतनी है। इसका मतलब है यहाँ पर भी नॉन प्राइस फैक्टर जो है वो आ गया है, जो डिमांड को कम कर रहा है ना? सही हो गया ना? जी अच्छा, चलो ये तो आपको समझ आ गई शिफ्ट की। अब हम ना सप्लाई को भी जल्दी से देख लेते हैं, वो भी आपको उसके बारे में इल्म होगा अच्छे से। लेकिन उससे पहले, सप्लाई से पहले हमने क्या देखना है? हमने देखना है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होती है। इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। अच्छा, अब ये देखो मैं यहाँ पे पहले टेबल बना देता हूँ। प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ, लेट्स से कि ये एक मार्केट है और उसके अंदर तीन कंज्यूमर है हमारे पास, ए बी सी। प्राइस 5 थी और वो फिर हो गई 15। तो जो एक कंज्यूमर था वो पहले 20 चीजें ले रहा था, उसने कम करके 15 कर दी। जो एक कंज्यूमर था जो कि 15 चीजें ले रहा था, उसने कम करके 10 कर दी। और एक कंज्यूमर था जो 10 ले रहा था, उसने 10 करके 5 कर दी। अब अगर मैं सिर्फ प्राइस और कंज्यूमर ए की बात करूं तो इन दोनों से जो डिमांड कर्व बनेगा वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा। आपने याद रखना है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है कि डिमांड ऑफ सिंगल कंज्यूमर इन द मार्केट। तो यहाँ सिंगल कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर ए। इस तरह कंज्यूमर बी की जो डिमांड है वो भी इंडिविजुअल डिमांड है, कंज्यूमर सी की भी जो डिमांड है वो